ये वीडियो उन लोगों के लिए खासकर मैं बना रहा हूँ जो लोग अभी अंडमान जाने वाला है या फिर अंडमान जाने की प्लान कर रहे हैं। गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल फ्लाई इन स्काई और आप लोग देख रहे हैं फ्लाई इन स्काई। तो आज का ये वीडियो मैं ऐसे आप लोगों को बता रहा हूँ, इट मीन्स कि ये नहीं समझना कि आप लोगों को मैं ऐसे मोटिवेट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, बट आप लोगों को मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगा शायद आप लोग को यूट्यूब पर देखने के लिए ना मिले। गाइज, मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। हो सकता है आप लोग को बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। गाइज, मैं जो भी इस वीडियो में बात करूंगा उसका एक लिंक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, क्योंकि मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है। वो आप लोगों को मैं सारा कुछ दिखाऊंगा, सारा कुछ बताऊँगा। तो बस इस वीडियो में आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं एक वर्ल्ड ट्रैवलर बनना चाहता हूँ और अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं ज़रूर बनूँगा। तो गाइज़, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा सा लंबा होगा, बट आप लोग के लिए फुल्ली इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है कि हम लोग अंडमान ट्रिप कब जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, कौन कौन सा प्लेसेस विजिट करने के लिए हैं, कैसे विजिट करें और कब कब विजिट करने का टाइमिंग होना चाहिए, हमारे पास वहाँ पे विजिट करने का सोर्स क्या क्या है और कितने दिन का हम लोग ट्रिप प्लान कर सकते हैं, कितना टोटल ट्रिप का खर्चा आएगा और विथ फैमिलियर, बैचलर, सोलो ट्रैवलर हैं या फिर जैसे भी हैं, आप लोग को इस वीडियो में मैं सारी डिटेल्स देने वाला हूँ। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। छोटा सा सपोर्ट आप लोग के साइड से मुझे चाहिए। गाइज, अगर बात मैं करूँ अंडमान की, तो अंडमान निकोबार एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही सर्विसेज मिल सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता है, अगर अंडमान ट्रिप या अंडमान के बारे में थोड़ा बहुत भी आपने इंक्वायरी किया होगा या थोड़ा बहुत भी रिसर्च करा होगा, तो ये आप लोग को पता चला होगा कि अंडमान और मेनलैंड, जैसे जो इस प्लेस पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ से अंडमान का जो डिस्टेंस है, अगर मेनलैंड से बात करूँ, क्योंकि बीच वाला एरिया तो समुंदर है ना, तो समुद्र में जाने का 2 ही सोर्स हो सकता है, या तो शिप या तो फ्लाइट। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट मोर देन 1300 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस कवर करना होगा हम लोगों को अंडमान और या पोर्ट ब्लेयर जो भी कहूँ वहाँ पहुँचने के लिए। तो जब हम लोग समुद्र के रास्ते से जाएंगे ना, तो हमारे पास 2 ऑप्शन मिलेगा, पहला या तो फ्लाइट या तो शिप। तो गाइज, मैं जो गया था वो हमारी शिप की जर्नी थी। मैं कोलकाता से शिप लेकर गया था। मैं आपको वो वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे एक यूट्यूब चैनल है 2 पल व्लॉग, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने जो रूट प्रीफर किया था वो किया था शिप वाला। तो शिप का टिकट कैसे बुक कर सकते हैं वो आपने वीडियो में देखा ही है, इसके पहले वाला मैंने जो अपलोड करा था इसी चैनल पर, वो वहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ कि हम लोग कैसे टिकट बुक कर सकते हैं, कितने में कर सकते हैं। नहीं देखा तो जाकर वहाँ से चेकआउट कर लेना या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो गाइज, आप 2 तरीके से जा सकते हैं, या तो बाई फ्लाइट या बाई शिप। तो हम लोग जब भी जाएंगे इसी रूट से। तो मैं शिप वाले एरिया की बात करूँ तो मैं शिप से गया था। तो अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो आप पोर्ट ब्लेयर पहुँच सकते हैं 2 घंटे में, या फिर आप चेन्नई से फ्लाइट ले लो या फिर कोलकाता से फ्लाइट ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैक्सिमम जो प्लेसेस है ना, वो आपको चेन्नई या फिर कोलकाता से होकर ही जाएगा फ्लाइट। मैक्सिमम प्लेसेस में, आप दिल्ली से हो, मुंबई से हो, चेन्नई से हो, कहीं से भी हो, तो फ्लाइट का जो अगर होता है कनेक्टिंग फ्लाइट लो या फिर जैसे भी लो, वहाँ से आप होकर ही जाओगे। उसके आगे की बात करूँ तो मैं जो शिप से गया था, शिप से जाने में ऑलमोस्ट जो टाइम है ना, वो जब आप गूगल करोगे ना तो वहाँ पे आपको 72 आवर्स के आसपास टाइम टेकन दिखाएगा। बट एग्जैक्टली में गाइस ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं जब ट्रैवल कर रहा था तो मैंने वहाँ देखा था कि मुझे शो किया 72 आवर्स। मैंने अप्रॉक्स मैक्सिमम टाइम उतना लेकर चला था, क्योंकि लिखा होता है 68 आवर्स के आसपास। बट जैसे ही मैं शिप पे चढ़ा तो मैं तो फुली एक्साइटेड था कि हमारी शिप अब निकलने वाली है। बट जैसे ही शिप वहाँ से खुली, थोड़ी देर में पता चलता है कि हुगली रिवर का वाटर लेवल डाउन चला गया है। जब तक वो हाई टाइड सी वाला नहीं आएगा हम लोग समुद्र में नहीं जा सकते, क्योंकि शिप का कुछ डेप्थ होता है ना, लिमिट, वो डेप्थ नीचे सटने का चांस होता है, जिसकी वजह से वो शिप को परमिट नहीं मिलती है आगे जाने के लिए। तो ऑलमोस्ट 1 या 2 डेज जो आपका है ना, वो कोलकाता जो पोर्ट जहाँ से डॉकयार्ड से खुलती है शिप, वहाँ से आपको सी में पहुँचने में लग जाएगा। हाँ, शिप में आप जब बैठ गए सी में जब पहुँच जाओगे तो वहाँ से आपका 2 या 3 दिन में आप पहुँच जाओगे अंडमान। तो हमारी जर्नी भी कुछ ऐसा ही कटी थी। मैं बाई शिप होकर ही गया था। तो जब आप अंडमान पहुंच जाओगे तो वहाँ सबसे बड़ा आता है कि या तो आप अंडमान पहुंचोगे तो वहाँ घूमने के लिए आपके पास 2 फैसिलिटीज मिलेगी, या तो आप सेल्फ वहाँ घूमना प्रीफर कर सकते हो, या फिर कोई टूर या ट्रैवल्स को हायर करने के बाद आप वहाँ से घूम सकते हो। तो टूर या ट्रैवल्स का जो पैकेज होगा वो आप लोग को लंबा पड़ेगा गाइस, क्योंकि उन लोग का अपना एक अमाउंट होता है, वो आप लोग सारी फैसिलिटी देंगे और सारा लोकेशन आप लोग को जो भी आप बुक कर रहे हैं उसमें एक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहता है कि कैसे बुक कर रहे हैं, कहाँ कहाँ घुमाएंगे, विजिटिंग आवर्स क्या क्या होगा, स्टेइंग पॉइंट कहाँ होगा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सारा कुछ इंक्लूड रहता है। तो उन लोगों के लिए तो बहुत आसान सी चीज़ है कि जाओ और आराम से सारा अरेंजमेंट किया हुआ, आप वहाँ अपना टैक्सी वगैरह फटाफट से लो और जो कुछ भी है वो लोग जो लोग भी भेजेंगे
आपने जो भी हायर करके रखा हुआ वो लोग जाएंगे, पिकअप करेंगे और वहाँ से आपको पिक एंड ड्रॉप का सारा कुछ फैसिलिटी मिलेगा, होटल, लंच, जो भी कुछ भी था। लेकिन अगर आप विदाउट प्लानिंग अंडमान जाना चाहते हैं, जैसे कि मैं गया था, मेरा कोई ना प्लान था, ना कुछ कहाँ रुकना था, क्या खाना था, कैसे, वो मैंने डिसाइड करके कुछ नहीं रखा हुआ था, तो मैं उसी बेसिस पे इस वीडियो को आज बना रहा हूँ। क्योंकि मैं जो फेस किया हूँ वो आप लोग के साथ एक्सपीरियंस करूँगा। जब एक्सपीरियंस करूँगा, अगर आप लोग में से कोई वैसे बंदे हैं जो जा रहे हैं, तो आप लोग के लिए बहुत ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो गाइज, सबसे पहले आप जब भी अंडमान पहुँचो ना, तो अंडमान में सबसे पहले रुकने का जगह ढूंढो। तो रुकने का जगह आप जब भी ढूंढोगे, तो जैसे मैं शिप से गया तो निकला, तो मेरे लिए भी नई जगह थी, मैं ढूंढा कहाँ है कैसे है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट आप वहाँ पे अंडमान जब जाओ तो आपको वहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए ना वहाँ की लोकल बसेस की सर्विसेज जो है वो काफ़ी ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। थोड़े से कंडक्टर वगैरह से बात कर लो या किसी से, तो भाई नॉर्मली कौन सी रोड की क्या बस है सारी पता चल जाएगी। स्टॉपेज पे किसी से पूछ लो या फिर किसी तरीके से पता चल ही जाता है अगर आप एनवायरनमेंट में रह रहे हो तो मैंने भी सेम चीज़ करा था। ट्रांसपोर्टेशन के लगभग मैं बस का यूज किया हूँ। तो आपको वहाँ रुकने के लिए या तो अवरदीन बाज़ार या एक वहाँ पे वातु बस्ती वगैरह करके कुछ जगह है, आप ये दो लोकेशन अगर ढूंढने में सक्सेसफुल हो गया तो आपको होटल वगैरह बहुत अच्छे खासे रेट में, यानी कि मैं बोलूँ कि 1000-1500 के आसपास में पर नाइट का होटल मिल जाएगा। उसी के आसपास खाना का ढूंढो तो 300-400 पर टाइम का खाना, या उससे भी कम में अगर आप ढूंढने में अफोर्डेबल हो तो बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि हमारे साथ जो लोग गए हुए थे 2-3 लोग ऐसे थे जो अभी लास्ट 5 to 6 मंथ से वहीं पे काम भी कर रहे हैं। वो लोग लगातार कंटिन्यू होटल लेकर रह रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो जब आपका रहने का सेटलमेंट हो जाएगा तो मेनलैंड जो वहाँ पे बना हुआ है ना, जैसे पोर्ट ब्लेयर आप जाओगे तो पोर्ट ब्लेयर में हैवलॉक अलग है जो घूमने का मोस्ट प्रीसियस जगह माना जाता है, नील आइलैंड अलग हो गया, और आप जो पोर्ट ब्लेयर में रह रहे हो ना वहाँ घूमने का एक अलग शेड्यूल हो जाता है। तो बात रहा है कि हम लोग घूमेंगे कैसे। सो गाइज, अगर मेनलैंड की बात करूँ तो मैं यहाँ काउंट करवाना वाला हूँ सबसे पहले कि आप लोग पोर्ट ब्लेयर में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो हमारे जो पोर्ट ब्लेयर में घूमने की जगह है वो बहुत सारी हैं, और कितने दिन टाइम लगेंगे, कैसे घूम सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम लोग काउंटिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग घूम सकते हैं जिस दिन आप जाओगे वहाँ पे एक म्यूज़ियम है, नवल बेस का म्यूज़ियम, बहुत प्यारा म्यूज़ियम लगा था मुझे, जहाँ पे आपको घूमना चाहिए। अगर आप सबसे पहले नवल बेस म्यूज़ियम घूमते हो ना, तो अंडमान का मोटा मोटी जो जगह होता है ना, आपको क्या कौन सा चीज़ देखने के लिए मिलने वाला है, वो आपको मैक्सिमम प्लेसेस का जो एक ज़्यादा बोलते हैं ना मिलना, कि पहले से सोच सकते हैं कि क्या देखने को मिल सकता है, वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो मेरी अगर माना तो सबसे पहले नवल बेस म्यूज़ियम घूमना। अब जब नवल बेस म्यूज़ियम घूम लोगे तो उसी के पास में फर्स्ट डे का जो होगा, म्यूज़ियम घूमने के बाद आप चले जाओ वहाँ से एक सेलुलर जेल के नीचे ही प्लेस है जहाँ से बोटिंग वगैरह मिलता है। वहाँ साइड 750 रुपीज़ पर पर्सन के आसपास बोट का चार्ज है। वो आपको नॉर्थ वे आइलैंड और वहाँ पे एक सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है, वहाँ पे लेकर जाएंगे वो लोग। लेकिन हाँ, एक जो बोट आपको लेकर जाएगी वो सुभाष चंद्र बोस आइलैंड जाएगी, वहाँ थोड़ा देर रुकने के बाद वहाँ से आप नॉर्थ वे जाएंगे लाइट हाउस, और वहाँ से फिर आपको रिटर्न लेकर आएंगे। लेकिन इसके लिए आपको होल डे का टाइम लेके जाना होगा, क्योंकि ये आपका होल डे का टाइम टेकन होगा, पूरा दिन यहीं पे ख़त्म होने वाला है। तो पहला दिन का ट्रिप आप जब भी प्लान करो, वो प्लान करो पहला नवल बेस जो वहाँ म्यूज़ियम है उसका, और ये सुभाष चंद्र बोस आइलैंड और नॉर्थ वे लाइट हाउस। ये 3 चीज़ करने के बाद ना आप शाम में चाहो तो वो मरीन ड्राइव, तो हर जगह अपना नाम यहीं जाता है। जो आप रिटर्न आओगे नॉर्थ वे से, तो नॉर्थ वे से जो आओगे रिटर्न ना, तो वहीं पे मरीन ड्राइव साइड में बना हुआ समुद्र किनारे, आप उसको विजिट कर सकते हो इवनिंग में। तो गाइज, ये पहला दिन का ट्रिप होगा, क्योंकि इससे आगे आप एक प्लेस और कवर कर सकते हो, बट होगा क्या ना कि इतने करने में आप इतने टायर्ड हो जाओगे कि आपको फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं 2 चीज़ें प्रीफर करूँगा कि पहला जो मैंने बताया कि आप सबसे पहले ये 3 साइट को एक दिन में विजिट करो, फिर आराम से आपने जहाँ भी होटल वगैरह लिया है रूम में जा रेस्ट करो। अब बात रहा अगले दिन का, तो अगले दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, सेकेंड डे में हम लोग विजिट कर सकते हैं। जैसे आप अंडमान में जाओगे तो सुना होगा बड़ा बालू बीच, छोटा बालू बीच और चिड़िया टापू, मुंडा पहाड़ ट्रैकिंग एरिया है, ट्रैकिंग बीच है। सबसे अच्छा मुझे मुंडा पहाड़ बीच वो साफ़ सफाई के मामले में लगा था। और वहाँ पे आने से बंकर बीच वगैरह छोटी बड़ी बीचें हैं ना, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी मिलेंगी जो आप देखते देखते थोड़ा सा बुरियास आ जाओगे, क्योंकि बीच बहुत सारी है वहाँ पे। तो आप सेकेंड डे एक काम कर सकते हो, सेकेंड डे आप उठो, मॉर्निंग टाइम में चले जाओ आप चिड़िया टापू साइड, जहाँ पे आपको वो बंद मिलेगा। बट हाँ, बड़ा बालू बीच और छोटा बालू बीच का जो रास्ता है ना, वो भाई ऐसा रास्ता है कि देखने के बाद शायद आप लोग को जो एडवेंचरियस पर्सन होंगे या फिर जो थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं वही लोग जा सकते हैं, क्योंकि मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो बेशक देखिए कि मैं कैसे गया था, क्योंकि छोटा बालू बीच पे तो आपको 2-4 लोग देखने के लिए मिल भी सकते हैं, बट बड़ा बालू बीच है ना, वहाँ पे आपको कोई नहीं मिलने वाला है। मैं जब गया था वहाँ गलती से एक इंसान मिल गया था, नहीं तो बड़ा बालू बीच वाला जो एरिया है ना, वो काफ़ी अंदर घुसकर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और छोटा बालू थोड़ा सा पहले पड़ता है, तो वहाँ थोड़ा सा बहुत लोग जाते हैं। लेकिन हाँ,
दिक्कत कहीं भी अंडमान घूमने में बिल्कुल नहीं है, ना ही किसी चीज़ का डर है। तो आप लोग बेझिझक किसी भी प्लेस पे कैसे भी जाकर घूम सकते हो और आराम से घूम सकते हो। तो सेकेंड डे का जो प्लान शेड्यूल करो गाइस, वो सबसे पहले मॉर्निंग टाइम में चले जाओ बड़ा बालू बीच। बड़ा बालू बीच पे एंजॉय करो, जो भी मस्तियाँ अपना अपने हाथ से वो करो, बोलो भाई कि मुझे क्या करना है, थोड़े से जज्बा को जगाओ तो पता चलेगा अपने को क्या करना है ट्रिप पे। फिर वहाँ से 1-2 घंटे स्पेंड करने के बाद रिटर्न आओ और चिनिया टापू बीच से होते हुए मुंडा पहाड़ चले जाओ। मुंडा पहाड़ बीच, मुंडा पहाड़ ट्रैक पे जाने के बाद तो वो एक एंड छोर टाइप से बन जाता है, शायद उसको साउथ अंडमान का हाईएस्ट पीक पॉइंट या कुछ बोलते हैं। तो जब वहाँ पे जाओगे ना तो वहाँ से आपको सी बहुत दूर तक दिखेगा। लेकिन जब आप अगर शिप से जा रहे हो ना तो भाई वो सी देखने का जरूरत ही नहीं है, आप इतना सी देखोगे, इतना सी देखोगे कि दूर दूर तक समुद्र ही दिखते रहता है। मछलियाँ उछलते रहेंगी, घूमते रहेंगी, आप चलते रहोगे, शिप चलते रहेगा, हिलते रहेगा, कुछ ऐसा सीन होता था। बहुत मज़ेदार जर्नी करता है। तो बड़ा बालू से आप चले जाओ मुंडा पहाड़ बीच, या अगर इच्छा तो ट्रैक कर सकते हो। उससे ज़्यादा तो मैं सेम डे प्रीफर नहीं करूँगा, क्योंकि एक दिन में ये दो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। जब आप मुंडा पहाड़ ट्रैक कर लेते हो 4 बजे के आसपास तक, तो अगर आपको लगे कि मेरा टाइम बच रहा है तो आप छोटा बालू बीच कवर कर सकते हो। छोटा बालू बीच जब कवर करोगे तो आपका 2 दिन का टाइम हो जा रहा है। सेकेंड डे है आपका, सेकेंड डे आपको आराम से छोटा बालू बीच कवर करने के बाद शाम को कोई बीच को एंजॉय करो। छोटा बालू बीच पे ही आप चाहो तो एंजॉय कर सकते हो, और उसके बाद आप बैक टू बैक जहाँ आपने होटल लिया है आप होटल पे आ सकते हो। तो जब आप होटल पे आ जाओगे तो उस दिन मस्त खा पियो, एकदम जितना मस्त सो पाओ सो जाओ। हाँ, अगर नहीं सो पाओ, इच्छा ना हो तो मस्त नाइट आउट पर निकल जाओ। क्योंकि हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अंडमान में अगर नाइट आउट के लिए आप लोग निकलते हो तो वहाँ पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, लाइटिंग वगैरह का लिमिटेड है। जैसे मरीन ड्राइव वगैरह जो है ना, 8 साढ़े 8 बजे के बाद लाइट को ऑफ कर दिया जाता है, क्योंकि शायद जनरेटर बेस्ड वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है, तो वो लिमिटेड है, इसीलिए आपको वहाँ पे ऑफ देखने के लिए हमेशा मिलेगा। तो 8 बजे से पहले तक आप एंजॉय करना चाहते हो तो कर लो, खाना पीना के साथ मस्त नाइट आउट पे निकलो। हाँ, कुछ कुछ एरिया में आपको लाइट वगैरह सब मिलेगा, पुलिस वगैरह जगह जगह पे मिलेगी, लेकिन हाँ टूरिस्ट को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो मैं कन्फर्म हूँ। तो वहाँ पे आप नाइट आउट मार सकते हो। अगला दिन मस्त चिल के साथ एकदम सोते रहो, कोई टेंशन नहीं है। अगर उठने का फुर्सत मिले तो भाई सेकेंड हाफ में उठो, और सेकेंड हाफ में आप निकल सकते हो उसके अगले दिन, क्योंकि आपका थर्ड डे चल रहा होगा। और जब थर्ड डे चलेगा तो थर्ड डे में आप एक काम करो, सेलुलर जेल का टिकट ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाता है, जो वहाँ पर नाइट शो वगैरह चलता है, लेजर लाइट शो या समथिंग कुछ ऐसा उसका नाम दिया गया है। आप उसका ऑनलाइन जाकर टिकट बुक कर सकते हो, और बुक करने के बाद आप उसको सेकेंड हाफ में विजिट करो। सेकेंड हाफ में क्या होगा ना कि डे टाइम में आप लगभग एरिया को घूम लोगे, क्योंकि सेलुलर जेल ऐसे एक सेलर में एक जेल था जिसमें 7 सेल लगा हुआ था, जो 7 रो में निकला हुआ था। अभी तो 3 या 4 बचा हुआ है, मैं जब घूमने गया था अभी, बाकी तो ख़त्म हो गया सुनामी वगैरह में। तो आप उस दिन जो है ना थर्ड डे को स्पेशल सेलुलर जेल को घूमने के लिए रखो। और सेलुलर जेल से 1-2 घंटा पहले अगर निकलते हैं तो मरीन ड्राइव के बगल में एक पार्क है, एक वहाँ पे ये है एक्वेरियम बहुत अच्छा खासा है, आप एक्वेरियम घूम सकते हो वहाँ पे। और जैसे ही इवनिंग होगा, आपने जो शो के टिकट ले रखा है, आप जाकर सेलुलर जेल में वापस से इवनिंग की नाइट शो देखो लेजर वाला, और खा पियो मस्त हो जाओ। ये आपका 3 दिन का प्लानिंग था। 3 दिन का प्लानिंग में आपने जो पोर्ट ब्लेयर का लगभग हिस्सा है वो कवर कर लिया है। तो अब पोर्ट ब्लेयर इससे ज़्यादा घूमने का चीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली नॉर्थ बे, रॉस आइलैंड जो भी कह लो, या फिर सेलुलर जेल, लेजर लाइट शो मैंने आपको बता ही दिया, चिनिया टापू, मुंडा पहाड़ बीच, कुछ यही सब जो वहाँ पे है ना मेनलैंड पे घूमने की जगह है। हाँ, एक प्लेस और है जो मैं मिस कर रहा था, वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वो अच्छा खासा एक बीच ही है। मैं वो आप लोग को यहाँ पे लिख कर दिखा दूँगा, क्योंकि मुझे वो नेम याद नहीं आ रहा है। तो आप जैसे ही वहाँ से निकलोगे थर्ड डे में, आप मॉर्निंग में अगर उठ पा रहे हो तो मॉर्निंग में वहाँ पे जा सकते हो। हाँ, कारवाइन कोव बीच, कारवाइन कोव बीच जो है ना वो एक बहुत अच्छा लोकेशन था। हाँ, लेकिन ये मैं जितना रेडियस दे रहा हूँ ना, लगभग 20-25-24 किलोमीटर के अंदर में है। अगर बड़ा बालू बीच वगैरह अगर कवर कर लिया हो तो वो कारवाइन कोव बीच वगैरह जो है ना वो काफ़ी नज़दीक वाला एरिया है, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। तो आप लोग इसको कवर कर सकते हो इवनिंग वगैरह में। जैसे मान लो कि सेलुलर जेल में 10 बजे गया, सेकेंड हाफ तक 10-12 बजे तक घुमा, फिर सेकेंड हाफ में निकला 3-4 बजे तक इधर कारवाइन को बीच घुमा, और बीच से जब रिटर्न होऊंगा तो उधर मरीना पार्क घूम के सेलुलर जेल चला जाऊँगा। 3 दिन में आपको ये सारी जगह क्लियर कर लेना है। आपका जो चौथा दिन का ट्रिप होगा ना, चौथा दिन आप वहाँ से एक काम कर सकते हो। सो गाइस, ये 3 दिन का प्लानिंग तो मैंने कर लिया, बट ये डे 4 आने वाला है। डे 4 में हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, तो पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान का जो मेन जोन बनता है ना, वो बनता है नील आइलैंड और हावलॉक आइलैंड। हावलॉक आइलैंड में राधानगर बीच, जो शायद एशिया का 3rd सबसे ब्यूटीफुल बीच या ऐसा कुछ माना जाता है, वर्ल्ड का 7th ऐसा कुछ है। आप लोग गूगल करके इसको चेक कर सकते हो क्या है क्या नहीं है।
अगर आप लोगों को पता तो कमेंट सेक्शन में लिख देना यार, क्योंकि मुझे ही पता चले। और यहाँ तक आ गए हो गाइस तो आप लोग वीडियो को देख ही लिए तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, उससे ज़्यादा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अभी मैं बाकी का हैवलॉक और नील आइलैंड का सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो आप जब भी पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक या नील आइलैंड जाता है तो आपको वहाँ जाने के लिए 3 फेरी मिलेगी, एक जो मकरूज, एक नॉटिका और एक है ग्रीन ओशियन। तो नॉटिका का सर्विस थोड़ा सा फास्ट है, मकरूज उससे स्लो है और ग्रीन ओशियन उससे स्लो है। तीनों का जो फेयर है ना थोड़ी बहुत डिफरेंस है, मोटा मोटी मान लो कि किसी का 10 रुपये तो किसी का 9 रुपये, किसी का 8 रुपया। सबसे ज़्यादा नॉटिका का है, फिर मकरूज का है, देन ग्रीन ओशियन का है। तो आप इसका टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हो। वो कैसे बुक कर सकते हो, अगर आप लोग को इस वीडियो की ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं वो भी बताऊंगा, या फिर जहाँ से आप लोग बुक करा सकते हो उनका नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उनके रेफरेंस से भी बुक कर सकते हो। हालांकि ऑनलाइन खुद से बुक करना वो एक सेल्फ ऑप्शन हो सकता है, तो मैं आप लोग को वो वीडियो स्पेशल बनाकर दिखाऊंगा। अगर आप लोग को ज़रूरत हो तो कमेंट में ज़रूर से लिखिए कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो गाइज़ अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि हम लोग कैसे जा सकते हैं। तो मैं आप लोग को सजेशन दूंगा कि आप लोग ऐसा करो ना कि तीनों फेरी का मजा लो, क्योंकि आप तो टूर पे गए हो तो भाई एंजॉयमेंट चाहिए। तो मैंने जो करा था ना वो मैं क्या था, पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक के लिए मकरूज को बुक करा था। मॉर्निंग 8 AM की हमारी मकरूज थी। मैंने ये सारे जो बता रहा हूँ ना ये सेपरेट करके वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे मेरा चैनल है 2 पल ब्लॉग 1 DOSPAL_VLOG। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। स्पेसिफिक मेरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको सारे वीडियोज मिलेगा। तो मैं जो लिया था वो 8 बजे मॉर्निंग की मकरूज लिया था, और मकरूज लेने के बाद मैं पहुँचा था हैवलॉक 9 बजे के आसपास। 9 बजे के आसपास आप लोग जब भी पहुँचोगे तो वहाँ पे करना कुछ नहीं है। 9 बजे पहुँचने के बाद आपको वहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि स्कूटी रेंट पे लो। हाँ गाइस एक चीज़ तो मैं भूल गया था ना, आप यहाँ जो पोर्ट ब्लेयर घूम रहे हो कैसे घूमोगे आप, यहाँ पे स्कूटी हायर करने के बाद ही घूमोगे। तो स्कूटी हायर करने के लिए आपके पास एक DL का होना मैंडेटरी है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बाकी आप लोगों को 400, 500, 400, 500 पर डे के चार्ज के बेसिस पे आप लोग को स्कूटी मिल जाएगा, जिसमें आपका 100 और 150 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल भी नहीं जलेगा, क्योंकि डिस्टेंस शॉर्ट है तो आप जाओगे कहाँ, डिस्टेंस लंबा रहता तब तो आप कुछ कवर करोगे ना। तो आप यहाँ पे मैंने से हार किया था 600 पर डे के आसपास था, बट हैवलॉक में 500 पर डे मुझे मिल गया था। तो हैवलॉक में मैं जाता गया सबसे पहले स्कूटी हायर करा था, जो आप लोग को भी करना चाहिए। स्कूटी हायर करो और फिर क्या, फिर ट्रिप को एंजॉय करना है। तो मैं जो करा था वो मेरे पास थोड़ा सा टाइम का कमी था ना, तो मैं उसके लिए सबसे पहले क्या कहते हैं कि स्कूबा डाइविंग करा था, जहाँ पे मुझे पानी के अंदर भाई अंडमान जाओ और स्कूबा डाइविंग ना करो तो फिर अंडमान जाने का मतलब ही क्या होता है। सबसे प्यारा चीज़ मुझे उसका स्कूबा डाइविंग ही लगा था। तो स्कूबा डाइविंग जाओ सबसे मस्त, वहाँ पे एकदम मस्त देखो को समुद्र के अंदर क्या है कैसे है और कितने में होगा, सारा कुछ आपको बतलाने वाला हूँ। अभी तो शुरुआत ही किया हूँ। तो सबसे पहले स्कूबा डाइविंग करो, उसके बाद वहाँ से स्कूटी रेंट पे ले ही लिए हो तो शाम का आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। वो राधानगर बीच जो सबसे पॉपुलर बीच है, जहाँ पे सनसेट को आप एक प्यारा से व्यू देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दिक्कत है ना, राधानगर बीच पे सन ऐसे नहीं डूबता है, ऐसे आप खड़ा रहोगे इधर थोड़ा सा माउंटेन रहेगा इस साइड में डूबता है, लेकिन भाई ब्यूटीफुल व्यू है। मैंने जितना घुमा था ना सबसे प्यारा सैंड वगैरह जो था, जो सबसे हैवी बीचेज का एंजॉयमेंट बोलते हैं ना, वहीं पे मिला था। क्योंकि मेनलैंड वाला जितना बीच है ना पोर्ट ब्लेयर वाला, उसमें मैक्सिमम जगह पे लिखे रखता है क्रोकोडाइल जोन, डो नॉट एंटर इनटू द वाटर, डाइव एट योर ऑन रिस्क, समथिंग कोटेशन वगैरह हर जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। बट वो हैवलॉक और पोर्ट नील आइलैंड में बिल्कुल नहीं है। हैवलॉक आप जब भी जाओ फ्रीडम के साथ घूमते रहो टहलते रहो। तो आप जब स्कूबा डाइविंग कर लोगे तो वहाँ से फिर चले जाओ आप राधानगर बीच, जहाँ आप इवनिंग एंजॉय करोगे। इवनिंग एंजॉय करने के बाद आपको होटल लेना है। आपको होटल का भी मैंने डिटेल्स दे रखा है वो चैनल पे, मैं आपको लिंक दे ही रहा हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। 1200 से 1500 रुपये में इजीली आपको होटल अवेलेबल वहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि आप हैवी गेस्ट हाउस जब भी बुक करते हो ना आपको 4000 5000 वो तो अपर लेवल का कोई लिमिट नहीं है ना। लोअर पे कर चलो तो लोअर पे जितना कम मिले उतना बेस्ट होता है हम लोग के लिए खासकर। तो लोअर वाले में आपको 1000 से 1200 के बीच अच्छा खासा रूम मिल जाएगा। मैंने जो लिया था वो 1200 के आसपास रूम मैंने लिया था और अच्छा रूम था, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। तो रूम आप जब लो लगे ना तो आपके पास स्कूटी है, रूम है। खाने की बात रही तो जहाँ आप होटल लोगे होटल वाले आपको खाना प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आप घूमते फिरते खाना चाहते हो तो वहाँ भी खा सकते हो। खाना भी उतना कोई महंगा है नहीं, नॉर्मली डाइट ही होता है। अब जब खा पी लिया हो तो भाई ये सोने ही के चांस है। क्योंकि पोर्ट ब्लेयर में भी थोड़ा सा पोर्ट ब्लेयर में फिर से नाम ले रहा हूँ सॉरी गाइज, वो हैवलॉक में भी ना सेम सीन है। हैवलॉक में भी नाइट आउट ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वो मुझे लगता है कि ज़्यादा स्पेसियस एरिया नहीं है। आप 100 रुपये का पेट्रोल लगेगा, 100 रुपये का पेट्रोल लेना फिर ख़त्म नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ सीन हो जाता है। तो जब आप होटल लोगे तो वहाँ से मॉर्निंग टाइम जब उठो तो मॉर्निंग टाइम उठने के बाद एक काम कर लो, मॉर्निंग टाइम जब उठो तो वहाँ से आप चले जाओ काला पत्थर बीच, जो वहाँ का एक
मॉर्निंग सनराइज पॉइंट बोला जाता है, बट वैसा कुछ खास मुझे देखने के लिए मिला नहीं था। अगर आप लोग को स्किप करना हो तो स्किप कर सकते हो, अगर विजिट करने का इच्छा वहाँ तक पहुँचेगा तो विजिट कर लो। तो काला पत्थर बीच चले जाओ और काला पत्थर बीच पे मॉर्निंग वाइब्स को एंजॉय करने के बाद आप वापस से आ जाओ। फिर राधानगर बीच या एलिफेंट बीच एक वहाँ पे है, वाटर एक्टिविटीज़ के लिए पॉपुलर है। अगर आपको वाटर एक्टिविटीज़ करने का इच्छा है तो बिना सोचे समझे बाकी का रेस्ट ऑफ द डे है आप एलिफेंट बीच पे जाओ। वहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटीज़ है, बनाना राइड और क्रोकोडाइल राइड और पता नहीं क्या क्या था यार, वो हवा में उड़ाने वाला भी था, पता नहीं क्या क्या, मुझे नाम तक एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था। मैं उससे वहाँ पूछा था, कुछ तो उसको बोलते हैं, वो मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे सबसे बेस्ट लगा था वो स्कूबा डाइविंग जो मैंने करा था। और उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखना चाहो तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ एलिफेंट बीच पे होती है, जिसका आपको लिस्ट बनाकर जाना होगा कि मुझे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है और कैसे करनी है। तो आप वहाँ पे जाकर एलिफेंट बीच पे रेस्ट ऑफ द डे का एक्सपीरियंस ले सकते हो राइडिंग के साथ। हाँ, आप एक और चीज़ इसमें नोटिस करने की चीज़ थी कि अगर आप राधानगर बीच से थोड़ा सा पहले जाकर ट्रैकिंग करना चाहते हो तो बाय ट्रैकिंग एलिफेंट बीच पहुँच सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आप ट्रैकिंग करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप नहीं चल सकते, क्योंकि 2.5-3 किलोमीटर के आसपास का ट्रैकिंग है। 2 किलोमीटर लोग बोलते हैं लेकिन उससे ज़्यादा है। तो आप जैसे ही जहाँ से आप हावलक पहुँचे हो ना, उसी पोर्ट से आपको एक बोट मिलेगी जो 700 या 1000 के आसपास उसका चार्ज था। मैं तो वो लिया नहीं था बट पता करा था, तो 1000 के आसपास लगता है। आप वहाँ से फिर टिकट लेकर एलिफेंट बीच तक सीधा जा सकते हो। वहाँ से जाओ, फिर जाने और आने का दोनों टिकट इंक्लूड रहता है उसमें। तो वो एक ऑप्शन हो गया कि आप ट्रैकिंग पसंद नहीं कर रहे हो, तो अगर ट्रैकिंग पसंद है तो भाई स्कूटी को इधर पार्क करो और निकलो मस्त मजे में। और होल डे स्पेंड करने के बाद वापस से आओ, स्कूटी जिनका जहाँ से हायर करो दे दो आराम से। 2 दिन का रेंटल स्कूटी का वही 1000 के आसपास पेमेंट आपको पे करना होगा, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है। तो जब रेंटल स्कूटी का पेमेंट कर दी हो, वहाँ सबमिट कर दो स्कूटी और रात को होटल जहाँ भी लियो मस्त सुतो भाई। अगर एक दिन और रखने का इच्छा है तो फिर से रख लो, और नेक्स्ट जब उठो तो नेक्स्ट डे उठने के बाद आप चले जाओ वो जेटी के पास, और नेक्स्ट डे का टिकट आप रखो मकरूज से आप आए हुए हावलक। हावलक से आप चले जाओ ग्रीन ओशियन से नील आइलैंड तक। ग्रीन ओशियन फेरी का नाम है जो वहाँ से चलती है। तो जब आप फेरी पकड़ कर वहाँ से वहाँ जा रहे हो ना, तो जब फेरी पकड़ कर जाओगे तो वो पहला आपने मकरूज का जर्नी कर ही लिया है, अब ये है ग्रीन ओशियन से सफ़र करने का। तो ग्रीन ओशियन वाला सफ़र और मज़ेदार होने वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा सीफ है ना जिसमें थोड़ा सा मुझे मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं लगा था। मैं दोबारा से ग्रीन ओशियन प्रीफर नहीं करूँगा, और उससे ज़्यादा मकरूज और नौटिका का मज़ा था। तो फिर ग्रीन ओशियन ले लो, और ग्रीन ओशियन में लेने के बाद आप पहुँच जाओगे 1 से सवा घंटे के आसपास में नील आइलैंड। नील आइलैंड पे हमने जो होटल लिया था ना, वो ओनली 500 पर नाइट में होटल लिया था। अच्छा खासा, मतलब वो एक रेस्टोरेंट टाइप वाला एरिया था, उसी में छोटा छोटा रूम वगैरह बना हुआ था, कॉटेज टाइप का। बहुत अच्छा मुझे लगा था, और खासकर वहाँ की आंटी जो थी, वहाँ की ऑनर, उनका बिहेव मुझे बहुत प्यारा लगा था। अपने हाथों से बनाकर खिलाया था उन्होंने, मतलब लग रहा था कि भाई कि घर का टेस्ट मतलब आ रहा है। बहुत अच्छा उनका सर्विसेज भी था और बहुत अच्छा। मैं रिकमेंडेशन तो बिल्कुल करूँगा कि अगर हो तो आप लोग वहाँ पर जरूर से विजिट करना। मैंने उसके लिए भी वीडियो बना रखा है, मैं जैसा बता रहा हूँ आपको ईच बाई ईच करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आप नील ओशियन मॉर्निंग में अगर हावलॉक से ले रहे हो तो आप मॉर्निंग में ही पहुँचोगे। तो पहुँचते के साथ सबसे पहले रेंटल स्कूटी लो, वहाँ भी आपको 500 में स्कूटी मिल जाने वाला है। अगर मान लो कि क्रश ज़्यादा रहा, भीड़ भाड़ टाइम में जा रहा तो 600 लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो जब यहाँ तक आप पहुँच गया हो तो उस डे आपको क्या करना है कि सबसे पहले जाकर होटल ढूंढो। मैं जो बताया हूँ वहाँ जाओ भाई, होटल मिल जाएगा आराम से। और थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होने के बाद 1 आध घंटा का रेस्ट ले लो, और रेस्ट लेने के बाद वहाँ पे एक रामनगर बीच है जहाँ पे देखा जाता है सनसेट। मैं तो गया था तो भाई इतना क्लाउड हो गया था कि सनसेट नहीं देख पाया था। हमारे साथ कुछ मेघालय से लोग भी आए हुए थे, वो लोग भी नहीं देख पाते, क्योंकि मेघालय में ऐसा भी क्लाउडी वेदर ज़्यादा होता है। और अंडमान पहुँचे देखने के लिए तो अंडमान में क्लाउड आ गया था, तो वो नहीं देख पाते, मैं भी नहीं देख पाया था। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप शाम को चाहिए राधानगर बीच, और वापस से आराम से रूम चले आइए, खाने पीने के बाद सो जाइए। और सोने के बाद आप जैसे ही वहाँ से थोड़ा सा नाइट आउट के लिए तो ऐसा कुछ वहाँ पे है नहीं, क्योंकि 8 किलोमीटर बाई 8 किलोमीटर का एरिया कुछ। सो गाइस, ये नील आइलैंड पे अभी आपको, और होटल में खा पी के सो जाओ आराम से। और आपका ये चल रहा है, मैंने आपको 1 2 3 4 डेज का ट्रिप बताया था मेनलैंड पे, 2 दिन का बताया था वो हावलॉक पे। तो 4 to 6 डे हो गया, 7 डे आपका चल रहा है। 7 डे मॉर्निंग में आप कुछ नहीं करना, उठना है और सबसे पहले जाना सीतापुर बीच। भाई वहाँ का मतलब सनराइज जो है ना, इतना प्यारा वाइब्स था, इतना प्यारा वाइब्स था कि मैं अभी भी मिस करता हूँ भाई। मतलब बहुत अच्छा सीन था। आप वहाँ पे चाहो तो बात ले सकते हो और लहरें को एंजॉय कर सकते हो। मैंने तो
कौन सा पॉपुलर बीच था यार, मैंने जो जितना एक्सपीरियंस करा था उसमें सबसे अच्छा जो मुझे लगा था वो हावड़ा का बीच लगा था। मैं आप लोगों को बताया राधा नगर बीच। बट नहाने वहाने के मामले में ना जो बीच में लोग इंजॉय करते हैं वो मुझे अब वो सनराइज बीच में अभी जो बताया सीतापुर जो बीच वहाँ का था हावलॉक आइलैंड पे, बहुत प्यारा बीच था। उसको मॉर्निंग बीच बोलो या सीतापुर बीच बोलो या जो भी बोलो, सनराइज बीच सॉलिड नेम है भाई। तो 8-9 बजे तक आप वहाँ एंजॉय करके इतना सनलाइट आ जाएगा ना कि आप वहाँ से निकलने की ही सोचोगे। तो आप वहाँ से निकलो, होटल में आओ और एक काम और करो यार, उसमें क्या करो ना कि सबसे पहले पता कर लो कि हाई टाइड और लो टाइड का टाइमिंग है ना वो क्या चल रहा है, क्योंकि वो डे बाय डे वो मून के अकॉर्डिंग में चेंज होते रहता है 15 डेज पे, और जो भी गैपिंग वगैरह वाट एवर वो वहाँ का लोकल्स बता देंगे आपको। तो सबसे पहले पता चलो कि लो टाइड का टाइमिंग उस समय नील आइलैंड पे क्या चल रहा है, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत खतरनाक वाला मिस किया हूँ और कैसे किया हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। लो टाइड नहीं होने से क्या है ना कि आप जब भी वहाँ पे एक सबसे पॉपुलर भी जो प्लेस बोला जाता है ना नील आइलैंड का, वो है नेचुरल ब्रिज। जब आप अगर नील आइलैंड जाते हो नेचुरल ब्रिज नहीं जाते हो तो भाई क्या ही बोलूँ मैं। लेकिन नेचुरल ब्रिज जाने के लिए ये बहुत फैक्ट होना चाहिए कि उसमें लो टाइड हो, क्योंकि हाई टाइड में आप ब्रिज तक पहुँच नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे। और रिटर्निंग की आप जब फेरी करोगे वो शायद आपके लिए डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है पकड़ाने का, या फिर अगर आप उसको पकड़ने के चक्कर में वो नेचुरल ब्रिज ने छोड़ दो। मैंने भी सेम गलती करा था। सीतापुर बीच घूमने के बाद मैं वहाँ पे गया नेचुरल ब्रिज के पास, 4 बजे इवनिंग की हमारी फेरी थी, और जब मैं वहाँ गया तो पता चला हाई टाइड है। हाई टाइड होने से क्या क्या मिस करोगे ना, जैसे कि वहाँ का लोकल्स बता रहे थे, वहाँ पे बिस्किट जो है ना वो मछलियाँ हाथ से जाकर लेकर जाती है, जो मैं सॉलिड मिस करा हूँ। हाँ, कलरफुल फिश वगैरह या फिर जो कुछ भी था देखने के लिए तो मैं वहाँ बहुत कुछ देख लिया बिना किसी का सपोर्ट से, बट वो फिश का जो बिस्किट खिलाने का अंदाज़ था ना मैं बिल्कुल मिस कर गया हूँ। सेकेंड टाइम मैं अंडमान जब भी जाऊँगा ना इस चीज़ को मैं नोटिस किया हूँ तो भाई इसको फुलफिल बिल्कुल से करूँगा। तो गाइज़ लो टाइड का पता करो, अगर लो टाइड आपको दिख रहा है कि अगर मॉर्निंग टाइम है तो सीतापुर बीच होकर जितना जल्दी से आप जा पाओ नेचुरल विलेज आपके लिए उतना फ़ायदेमंद है। अगर सेकेंड हाफ में लो टाइड बन रहा है तो भाई सीतापुर बीच को तो मस्त इंजॉय करो मज़े में, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद निकलो नेचुरल ब्रिज जाओ। नेचुरल ब्रिज पे भाई सॉलिड फोटोज़ वगैरह सारा कुछ आते हैं, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं जो अपलोड कर रखा हूँ। और वहाँ से होने के बाद आप वहाँ से रिटर्न बैक टू आप अपना जो भी फेरी वगैरह है आप ले सकते हैं। खाने की बात मैं आप लोगों को नहीं बताया, क्योंकि आप मैं जो आंटी का बात कर रहा हूँ जिनका वो रेस्टोरेंट था वहाँ पे वो खाने के लिए आंटी खुद से सर्व करेंगी बनाकर, आप जो भी बोलोगे। टेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छा आएगा, शानदार खाना मिलेगा, इतना अच्छा खाना मिलेगा ना कि बाकी जगहों के होटल्स वगैरह के खाना भूल जाओगे बिना तेल मसाला का। बट बहुत अच्छा सॉलिड चीज़ था भाई। तो वहाँ से आप जब भी फिर रिटर्न नील आइलैंड का जो वहाँ पे बेसमेंट बना हुआ है से बोट वगैरह पकड़ते हैं सिर्फ, वहाँ पकड़ो। और वहाँ से मैं प्रीफर करूँगा कि वहाँ से नॉटिका ले लो भाई पोर्ट ब्लेयर तक के लिए। नॉटिका जो चलती है लगता है वो चल नहीं रहा, उड़ रहा है, इतना खतरनाक चलता है ना कि आप जब उसमें ट्रैवल करोगे तो जैसे एग्जैक्टली क्या होता है कि मैं मकरूज का जो सफ़र किया था ना, मैं मकरूज में ऐसे चलते फिरते मस्त वीडियो बना रहा था, बट मैं जब नॉटिका में गया ना तो नॉटिका में मुझे पकड़ने के लिए खड़ा होने के लिए कोई सपोर्ट की ज़रूरत थी। हालांकि 5-7 मिनट होते होते तक उनके एम्प्लॉय आए स्टाफ वहाँ के और बोलते हैं सीट पर जाइए और बैठ जाइए, क्योंकि खड़ा रहने का आपको सर में चोट लग सकता है, आप इधर उधर वाइब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि जो नॉटिका है ना वो टोटली ऐसे ऐसे इतना खतरनाक करती है और लगता है कि वो पानी में उड़ रही है, बस टेकअप करना बाकी रह गया, इतने स्पीड से वो चलती है। क्योंकि टाइम बिफोर हमारी सर्विस में मिली थी 1.5 घंटे का टाइम में भी बहुत पहले हम लोग पहुँच गए थे जो भी टाइमिंग वगैरह था। तो जब आप फिर से रिटर्न अगर पोर्ट ब्लेयर आ गए हो तो वहाँ से अगर आप शिप से गए हो तो भाई रिटर्निंग फ्लाइट से ही मैं भी बोलूँगा कि आना, क्योंकि शिप से झेला जाओगे ज़्यादा, क्योंकि दोनों का फेयर में ना थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ज़्यादा नहीं आता है। अगर आप लोग उस चीज़ को भी देखना चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं वो चीज़ भी आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग कमेंट से मतलब कैसे आप बुक कर सकते हैं और दोनों का प्राइस में ना कितना का डिफरेंस आता है, तो वो चीज़ भी बता दूंगा। अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखना, मैं अपलोड करूँगा। तो जब आप पोर्ट ब्लेयर रिटर्न से आ गए हो तो फ्लाइट लो और फिर उड़ के निकल जाओ भाई जहाँ जाना है। तो गाइज़ इस वीडियो में मैंने मोटा मोटी जो भी चीज़ था जो एक ट्रैवलर को चाहिए बजट में वो मैंने बतलाया। बजट में इसलिए बताया क्योंकि आपको देखिए रेंटर स्कूटी मिल जा रहा है 500 रुपये पर डे के हिसाब से 500 पर डे। आप पोर्ट ब्लेयर में रहो, हावलॉक में जाओ, नील आइलैंड में जाओ, अगर एवरेज मानोगे ना तो 550 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको स्कूटी मिल जाएगा। रश वाला टाइम हो या फिर अभी नॉर्मल टाइम हो, कोई इशू नहीं है। तो जब ये आप कंप्लीट कर लेते हो ना तो दूसरा चीज़ आता है खाने पीने का। तो खाने पीने के लिए मैंने जो बताया आपको ना, पोर्ट ब्लेयर, हावलॉक, ये 2 जगह पे आपको जिसमें मैं गया था आपको 1000 से 1200 मैक्सिमम 1500 तक रूम एनी हाउ मिलेगा। बस ढूंढने की ज़रूरत आपको है, मुझे नहीं। मैं तो गया था तो भाई मैं घूम लिया था, ढूंढ लिया था और मज़े में कर रहा था।
नील आइलैंड पे आपको बताया ना 500 में मुझे रूम मिला था, लेकिन हो सकता है कि अगर रश ज़्यादा रहे तो आपको 1000 में मिले। तो आप मान लो 7 डेज का ट्रैवल कर रहे हो तो एवर ऑन एन एवरेज मान लो ना, अगर 1500 रुपये भी पर हिसाब से रखते हो तो 7 3 10 10,500 के आसपास वो होता है अमाउंट। खाने पीने की पर डे अगर 500 भी लेके चलो ना तो इनफ है, क्योंकि चलते फिरते खाने का एक अलग ही अंदाज होता है और ट्रैवलिंग में ज़्यादा फूड प्रीफर नहीं करते हैं लोग, और वो आपके हिसाब से डिपेंड करता है कि आप क्या खाने वाला क्या नहीं खाने वाला। अगर 500 600 भी फूडिंग पे रखते हो तो भाई 7 डेज का ट्रिप में सोच लो 4000 ही रख लो, तो 14,000 के आसपास हुआ। और ट्रैवलिंग के लिए भाई पेट्रोल 200 400 500 रुपये कोई मायने नहीं रखता है। टिकट के लिए मैं बताया कि रॉस आइलैंड से वहाँ जाने के लिए 750 रुपीज़ पर पर्सन चाहिए। एलिफेंट बीच पे अगर जा रहा हो तो 1000 रुपीज़ के आसपास वहाँ रख लो। हाँ, मेन तो चीज़ आप लोग को बताना मैं भूल गया, मकरूज से जब भी आप ट्रैवल करोगे ना तो नाटिका, मकरूज और ग्रीन ओशियन ये तीनों मिला करना आपको अप्रॉक्स 3500 के आसपास टिकट जाएगा। हाँ 3500 के आसपास टिकट जाएगा ये तीनों का, तो 3500 और इधर लगभग 2000 के आसपास एक्स्ट्रा रख लो टिकटिंग के लिए, क्योंकि रोस आइलैंड का अलग है, एलिफेंट बीच का अलग है, सेलुलर जेल का अलग है, वो मैंने जो नवल बेस म्यूजियम बोला था उसका अलग है। तो 3 to 5 अप्रॉक्स 5500 के आसपास 5500 आप रख दो टिकटिंग के लिए। तो 14 मतलब 90,000 के आसपास हुआ। और 10,000 और 12,000 अगर बाई शिप भी आप जाते हो ना सबसे लोअर क्लास में या फिर इकोनॉमिक क्लास में फ़्लाइट का टिकट लेते हो टाइम बिफोर लाइक 1 महीने 2 महीने पहले, तो 10,000 के आसपास आप रख सकते हो इसके लिए ट्रैवलिंग के लिए। तो आपका अप्रॉक्स 32,000 के आसपास हुआ। अब इसमें आता है कि एक्स्ट्रा खर्चा हम लोग कहाँ कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा खर्चा के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से वाटर एक्टिविटीज़ कर रहे हो, कौन से नहीं कर रही हो। अगर आप लोगों को स्कूबा डाइविंग करना हो तो मेरा जो यहाँ बिजनेस ईमेल है आपको डिस्क्रिप्शन में जो मिल रहा है या फिर आपको ऑन स्क्रीन दिख रहा होगा, आप इस पर मुझे मेल करो, मैं बताऊंगा कि आप लोगों को स्कूबा डाइविंग कैसे करना है सबसे मिनिमम अमाउंट में, क्योंकि स्कूबा डाइविंग का ना कोई चार्ज फिक्स नहीं होता है। आप साइट पे चेक करोगे ना 7,000 8,000 ऐसे मिलेगा, बट ये चीज़ें जब आप एडजस्ट करने सीख जाओगे ना तो ये आपको 3,500 3,600 इतने मिनिमम में आ जाती हैं। तो गाइस अगर आप लोग को ये डील चाहिए होगा तो आप लोग मुझे मेल करो, वहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इस डील को क्रैक करना है और कैसे वहाँ तक पहुँचना है। आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और बाकी भी राइडिंग वगैरह जो कुछ भी करना हो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मेल के जरिए मैं दूंगा। यहाँ ओपनली मैं नहीं बता सकता हूँ, और दिक्कत हो तो बाकी का मैं इधर हूँ, आप लोग मुझे मेल लिख सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग वहाँ वाटर एक्टिविटीज वगैरह करने में कितना खर्चा कर रहे हो। तो गाइस ओवरऑल अगर मैं बोलूँ अगर 8 से 10 हज़ार रुपये 8 to 10,000 अगर आप रखते हो वाटर एक्टिविटीज़ के लिए तो अप्रॉक्स 40,000 के आसपास जा रहा है, मतलब कि 50,000 के आसपास लेकर आप अंडमान जा सकते हो। क्योंकि अंडमान ऐसा जगह है कि वहाँ पे भाई सब्जी का रेट मैंने पता करने की कोशिश किया था, आप देख सकते हो पुराने चैनल पर जाकर, वहाँ टमाटर 160 और भिंडी 180 की मिलती है। तो सारा कुछ देखने के साथ थोड़ा महंगाई वाला प्लेस तो है, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारा कुछ बताया कि आप लोग मेनलैंड से पोर्ट ब्लेयर कैसे आ सकते हो, पोर्ट ब्लेयर से हावलक कैसे आ सकते हो, हावलक से नील आइलैंड कैसे आ सकते हो, वहाँ से रिटर्न पोर्ट ब्लेयर कैसे आ सकते हो, हावलक में हमारे पास घूमने के लिए कौन कौन सी जगहें हैं, और जब हावलक हम लोग घूम लेंगे, हावलक बोल रहा हूँ पोर्ट ब्लेयर में कौन कौन सी जगह हम लोग के पास घूमने के लिए हैं और कितना दिन का शेड्यूल चाहिए, कैसे घूम सकते हैं, कैसे स्कूटी रेंटल ले सकते हैं, कैसे फिर वहाँ से हम लोग सिल्वर जूल घूम सकते हैं, और वहाँ से फिर हम लोग हावलक कैसे जा सकते हैं, वहाँ पे कैसे रेंटेड स्कूटी ले सकते हैं, और फिर वहाँ से नील आइलैंड कैसे आ सकते हैं, नील आइलैंड पे क्या क्या घूमने के लिए है, सारा कुछ इस वीडियो में बताया। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई परेशानियाँ आती हैं या कोई भी कन्फ्यूजन है थोड़ा बहुत भी, आप लोग कमेंट में लिखो, मैं सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर करूँगा, क्योंकि मैं खुद घुमा हुआ बंदा हूँ और सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रिफर किया हूँ। एक बार लास्ट में वीडियो को एंड करने से पहले फिर से काउंट करवा देता हूँ कौन कौन सा प्लेसेस घूमने के लिए हैं। आपको पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल, रॉस आइलैंड, सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, नवल बेस म्यूज़ियम, वहाँ पे एक बंकर बीच है, बंकर बीच में पुरानी बंकर देखने के लिए हमेशा मिलेगा, कार्बाइन कोव बीच, छोटा बालू बीच, बड़ा बालू बीच, और वहाँ पे एक था मुंडा पहाड़, ट्रैक करना चाहो तो ट्रैक कर सकते हो, और एक और वहाँ पे ट्रैकिंग वो बीच ही है। हाँ, इसके अलावा एक चीज़ मैं मिस कर रहा था गाइस, अगर आप लोग के पास एक्स्ट्रा एक दिन हो तो वहाँ पे एक प्लेस है, क्या बोलते हैं, एक प्लेस वहाँ पे माउंट हेरियट, मणिपुर नेशनल पार्क उसका नाम अभी कर दिया गया है, बट वो माउंट हेरियट एक बहुत अच्छा प्लेस है, वहाँ पे आपको देखने के लिए अच्छा से मिलेगा, क्योंकि वहाँ से आपको नॉर्थ वे का, रॉस आइलैंड का,
और मेन जो पोर्ट ब्लेयर्स का व्यू वगैरह है ना वो सॉलिड आता है, क्योंकि वहाँ से माउंट हेरियट नाम का जो भी उसमें वहाँ पे किंग वगैरह हुआ करता था वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था। उसके लिए क्या है ना कि आपको अगर स्कूटी या कार जो भी रेंटल लेते हो आपको उसके लिए सबसे पहले जाना होगा, टिकट कटाना होगा, फिर बोट पे लोड करना होगा। वो फिर बोट पे लोड करने के बाद वहाँ पे सेकंड साइड वाले पार्ट पे जाओगे जो आइलैंड बना हुआ है, बम्बू आइलैंड या कुछ उसको बोलते हैं। और बम्बू आइलैंड से फिर वहाँ से आप गाड़ी उतारोगे, फिर वहाँ से आप जाओगे माउंट हेरियट पे चढ़ाई करोगे, फिर वहाँ पहुँचोगे, फिर से टिकट लगेगा, फिर से आप वहाँ एंट्री लोगे और उसके बाद फिर वहाँ से आप जा सकते हो। इन सब के बीच एक और बीच में जो घूमा था वो मुझे एग्जैक्टली नेम नहीं याद आ रहा, उसके लिए मुझे वो वीडियो रिकॉल करके देखना पड़ेगा। हालांकि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कौन सा बीच था, वो आप लोग देख सकते हैं। वो बीच मुझे बहुत अच्छा लगा था, खासकर घूमने वगैरह के मामले में। हालांकि मेरा स्मार्ट वॉच वहीं पे खोया था, बट देखो मुझे बीच की नाम अभी याद नहीं आ रहा है, हमेशा मिलेगा। और बीच का जो एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा डिस्टेंस वगैरह मतलब एक बहुत अच्छा था। पुराने जो सुनामी में उसमें पेड़ वगैरह गिरा था और आपको सारा कुछ वहाँ देखने के लिए मिलेगा। और एक था कुरमा डेरा बीच। कुरमा डेरा बीच भी वहाँ का बहुत अच्छा बीच माना जाता है। वहाँ पे आपको जो सुनामी आया था ना, हाँ सुनामी में जो पेड़ वगैरह गिरा हुआ था वो बहुत सारा आपको देखने के लिए मिलेगा। फ़ोटो का बहुत अच्छा वो देखने के एक स्कोप मिलेगा। मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर चेकआउट कर सकते हो फोटोग्राफी के लिए कौन सा लोकेशन बेस्ट है। और अगर कुछ अच्छा लगे तो मुझे कमेंट पर जरूर सजेस्ट करना, क्योंकि मैं फिर से एक बार बारिश वाला टाइम में अंडमान जाने वाला हूँ, तो मैं जाऊँगा तो उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मंगा। तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। हाँ, वीडियो के एंड में आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन जरूर देना चाहूँगा कि जब भी आप जाओ नॉर्थ वे वगैरह में तो वहाँ पे आपको स्कूबा डाइविंग के लिए या मेजर एक्टिविटीज़ के लिए आपको प्रीफर किया जाएगा। बट भाई मैं तो लूट गया था, सीधा ओपनली बोलता हूँ। वहाँ पे एक था सबमरीन करके, एशिया का नंबर 1 अंडर वाटर सबमरीन कुछ करके वो लोग एक एक्टिविटीज़ करवा रहे थे, जिसमें आपको एक बोट था, बोट में ले जाकर उसमें आपको ग्राउंड में ले जाया जा रहा था। ग्राउंड में शीशा हुआ लगा था, वो जब बोट चलती तो आपको फिश वगैरह दिखाया जाता। बट भाई मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ ना, मैं उस एक्टिविटीज़ को करने के बाद ना मैं लूट गया था। इतना शर्मिंदगी सा फील हो रहा था कि मैं ये क्या करके आया हूँ, उस टाइप वाला फील आता था। क्योंकि वो लोग दिखाते कुछ नहीं है, ग्लास इतना गंदा होता है ना कि वो मछली को कुछ ऊपर से खिलाएंगे गिराएंगे तो मछली सिंपल से होता है ना, खाने के लिए तो नज़दीक आएगी, बस आएगी तो आप देख लोगे, पता चलेगा उसमें आपका 2500 रुपये का चूना लग गया, 2500 का। उससे अच्छा था कि मैं 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके 3500 के आसपास में ना स्कूबा डाइविंग करो, जहाँ पर लाइफ इसको एकदम क्या बोल रहे थे उसको, अपनी मतलब नग्न आंखों से ना सॉलिड देख पाऊँ। इतना अच्छा मुझे वो वाटर एक्टिविटीज़ लगा कि मैं फिर से जब कहीं भी जाऊँ वाटर एक्टिविटीज़ के मामले में सबसे पहले मैं स्कूबा प्रीफर करूँगा। तो रॉस आइलैंड और वो है ना एक्टिविटीज़ के लिए उतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि आपको उतना कुछ स्पेशल देखने के लिए मिलेगा नहीं। एक्टिविटीज़ के लिए आपको हावलॉक आइलैंड ही सबसे बेस्ट माना जाता था। हावलॉक में आप या तो एलिफेंट बीच पे चले जाओ या फिर मैं जहाँ करा था वहाँ कर लो। मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया हूँ। ये जितना भी डेटा मैंने आप लोगों को दिया है ना, ईच बाई ईच करके मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास टाइम हो और चेकआउट करना चाहते हो जाने से पहले तो वीडियो को एक बार ज़रूर से देखना, क्योंकि वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी इसको आपके लिए। हाँ, आप यहाँ तक पहुँच गया तो लास्ट में एक रिक्वेस्ट फिर से करता हूँ कि वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल से करना। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन प्लीज़ कमेंट हियर, आई विल ट्राई टू गिव यू ऑल द सॉल्यूशंस विच आई हैव फेस्ड डर्निंग माई जर्नी। सो गाइज, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से रहिएगा, मज़े में रहिएगा।